प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और जिस तरह के हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे ओबेसिटी वर्ल्ड डे जो मनाया गया उस पे और किस हवाले से क्या-क्या ख़ास तौर पर इस क्राइसिस के हवाले से और कतर में भी जो सर्वे हुए या जो रिसर्चेस की गई वो भी आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अपने लिसनर्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनके क्या जो जवाबात हैं वो ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो वैक्सीन लगाई जा रही है कोविड-19 की, वो क्राइसिस का हल तो है मगर सिर्फ और सिर्फ जो वैक्सीनेशन है वो उससे ये पूरा पेंडेमिक ये पूरा क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए प्लीज़ जैसे कि एसओपीज़ हैं, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो आपको 2 मीटर का जो वो रखना ज़रूरी है, मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है पहनना और अपने हाथों को धोना यानी अपने हाथों को साफ रखिए। और इसके अलावा जो विंडोज़ हैं आपकी जो वो आप खुली रखिए, कोशिश कीजिए कि जो आप हवादार रहे आप जहाँ पर हैं और हजूम से दूर रहिए। ये सारी चीज़ें बनाते हुए और साथ उसके वैक्सीनेशन के थ्रू हम इस पूरे क्राइसिस से इंशाल्लाह ताला निकल सकेंगे। You are listening to 107 FM. जी लिसनर्स हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और अपनी जो बहुत ही आपका बिजी स्केड्यूल होता है उसमें से हमें टाइम देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हम बात तो करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम ओबेसिटी का बात करेंगे, जैसे कि अभी थोड़े ही दिन पहले वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है वो मनाया गया। मगर उससे पहले कुछ सवालात हैं हमारे लिसनर्स के, अगर आप मुनासिब समझे तो पहले मेरा ख्याल है वो ऐड करते जाएं वैक्सीनेशन के हवाले से। जी तो हमारे बहुत सारे लिसनर हर जो प्रोग्राम है उसमें क्वेश्चन होता है, मगर आज भी जैसे है क्वेश्चन कि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है तो ये किस हद तक इफेक्टिव है, जैसे फाइजर है या मॉडर्ना है, दोनों जो वैक्सीन्स हैं। जी अगर हम इसको इस हवाले से भी याद करेंगे जैसे सिंस चाइल्डहुड हमें वैक्सीन्स लगी जी 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 और वो अब तक जो है वो हमारा जो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे अपने आप को अपनी फैमिली को आप महफूज रख सकते हैं। तो इट्स अराउंड 90 to 95% इफेक्टिव और जो हमें इंशाल्लाह महफूज रखें जब दोनों डोजेस हो जाएंगी तो। जी जी ठीक है। पहली डोज और उसके 21 दिन बाद दूसरी डोज जी और उसके ठीक 14 दिन बाद इंशाल्लाह फजले खुदा जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अच्छा ठीक बिल्कुल कि 95% तक जो है इम्यूनिटी जो है वो जो हो जाती है इंसान के जिस्म में और वो खुद भी प्रोटेक्ट होता है और दूसरे जो हैं वो भी प्रोटेक्ट होंगे उससे। एक और सवाल डॉक्टर साहब वो ये कि जो ऐसे अफराद जो कि क्वारंटाइन में हैं यानी कि उनके साथ कोई पॉजिटिव पर्सन है, कोई भी पेशेंट है और वो क्वारंटाइन में है, अब मसला ये है कि उनकी अगर अपॉइंटमेंट आ चुकी है वैक्सीनेशन की तो वो फिर क्या करें? जी ये आपने क्योंकि घर से बाहर तो जा नहीं सकते तो क्या करें फिर? जी आपने ये अच्छा सवाल किया। अब इसमें ये है कि उनको BHCC से राब्ता करना पड़ेगा और फोन नंबर यकीनन आप उनसे शेयर करेंगे। जी तो वो फिर उनकी जो है वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वो रिकॉर्ड करते हैं। जी लिसनर्स फोन नंबर मैं आपके साथ शेयर करती चलूं 4027 और 4027 7077 ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए और अगर आप जैसे रीस्केड्यूल कराना चाहते हैं अपनी वैक्सीनेशन तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा
اگر کسی کی ایج 50 ابو ہے یا 60 ابو ہے اور اب تک اگر انہیں ویکسینیشن جو ہے وہ نہیں لگی تو وہ بھی اسی نمبر پر فون کر کے اپنے جو اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. رجسٹریشن کے علاوہ ڈائریکٹ آپ کو اپائنٹمنٹ دی جا رہی ہے وہاں پر. تو آپ یہ ایک جو بہت سارے مسائل ایسے پہلے یہ سوچا کہ اچھا ہم نہیں لگوا رہے, یہ بھی تھا نا ڈاکٹر صاحب کے تھوڑا ڈر خوف. تو اگر کسی کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تو وہ اسی نمبر پر 40277077 اس پر آپ رابطہ کیجئے تو آپ اپنی اپائنٹمنٹ ویکسینیشن کی لے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے اور وہ یہ کہ یہ ہمارے لسنرز نے پوچھا کہ جو کووڈ-19 ویکسین ہے وہ جو فرٹیلٹی ہے اس پر کیا اس کا اثر ہوتا ہے, یعنی میل اور فیمیل دونوں کی؟ اس میں یقیناً کوئی ایسی فکر اور اندیشی کی بات نہیں ہے کہ اس سے جو کوئی خوفزدہ ہوا جائے کہ ہم یہ لگوا لیں گے تو اس پہ کوئی افیکٹ ہے. جی جی. کرنٹ اسٹڈیز کے مطابق ایسی بات نہیں ہے جس سے اس کی یعنی فرٹیلٹی پہ کوئی افیکٹ ہو. اچھا. اور ایون جو پریگننٹ لیڈیز ہیں دے آر آلسو گوئنگ ہیڈ فار دیٹ. اور انٹل انلیس کوئی اس میں کوئی سینسیٹیوٹی یا کوئی یعنی بعض دفعہ کوشچن کیا گیا کہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر پہلے 3 مہینوں میں اسے دینا سیف ہے کہ نہیں, تو موسٹلی یہ کہا گیا اٹ از سیف ٹو گیو. اور لیکن ایسے کیسز جن میں کوئی میل فارمیشن کی کوئی ہسٹری ہے بیفور, تو اس میں کچھ بچوں کے کوئی نہ کوئی جیسے ڈیفیکٹ اس سے پہلے کوئی یعنی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے بارے میں اسکول آف تھاٹ ہے کہ کیونکہ جو نیو بورن سے فیٹس اس کی آرگینوجینیسس ہو رہی ہوتی ہے اور بن رہے پوری نچنما ہو رہی ہوتی ہے. کے لیے کچھ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ تھوڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ادھر وے اس کی کوئی رکاوٹ جی, کیونکہ بہت سارے جو ریسرچز ہیں وہ ہو رہی ہیں. جیسے یو کے میں 10,000 فیمیل لیڈیز کو جیسے پریگنینسی میں دی گئی, مگر اس میں کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا اس طرح سے نا. تو بالکل تھینک یو سو مچ. You're listening to FM 107. جی ہاں لسنرز, اور اب ہم آئیں گے آج کے اس ٹاپک پر. سب جیسے میں نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے کہ جیسے اوبیسٹی ڈے منایا گیا. ڈیز تو بہت سارے منائے جاتے ہیں, ابھی ڈاؤن سنڈروم کا ڈے وہ بھی منایا گیا, اور بھی ڈفرینٹ جیسے کہ بیماریاں ہیں تو ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس دی جا سکے اس کے اگینسٹ. تو یہاں ہم ضرور اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے. جیسے کہ 2021 کا جو یہ تھیم تھا اس کا اوبیسٹی ورلڈ ڈے کا, تو ہوتا ہے ایوری ون نیڈس ایوری ون. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پورے کرائسس کی بات کر لی جاتی ہے نا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ جو ہے وہ کریں گے. تو اسی میں جو اوبیسٹی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہم ایڈریس کریں گے, اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے, ایک دوسرے سے شیئر کر کے کہ اچھا ڈائٹ یہ لینی ہے, آپ کا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا اس پورے اس کے پیچھے. جی اب آپ کی میں اس سے چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جب میں نے کل اپنا جب ڈیوٹی پہ تھا تو میں نے اپنا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جب کھولا تو اس پہ سب سے ایک بڑا خوبصورت جو ہے یہی میسج تھا, اوبیسٹی ڈے. تو اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں, اب آپ یہ دیکھیے میں واحد ڈاکٹر نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے میرے کولیگز ہیں سب نے اسے دیکھا اور دیکھ کے اسے محسوس کیا کہ یقیناً یہ ایک ایسا ایشو ہے جسے ورلڈ وائڈ جو ہے فیس کیا جا رہا ہے, اور ہم نے اسے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, کیسے اویئرنیس کرنی ہے, کیسے ہم نے اس کی جو وجوہات ہیں جو اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں یا بیہیویئر یا جینیٹکس یا فزیکل ایکٹیویٹی, انوائرمنٹ, تعلیم, یہ سب چیزیں اس میں انوالو ہیں. جی بالکل. تو وہ ہمیں یقیناً ڈسکس کرنی چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے. کیونکہ صرف جب ہم اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنی بھی ڈیزیز, جتنے ڈس آرڈرز ہم بات کرتے ہیں جس پر بیماریوں پر, تو اس میں اوبیسٹی جو ہے وہ نمبر 1 پر آ جاتی ہے. ہر
اگر ہارٹ کی بات کریں، اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کریں، اگر ہم آرتھوپیڈک میں سے جوڑوں کے درد کی بات کریں، کمر، کوئی بھی ایسا میرا خیال ہے ٹاپک ایسا نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ اوبیسٹی کی بات، اوبیسٹی کا یا موٹاپے کا ذکر ضرور آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جب آپ یہ بہت آپ نے یہ سب سے اہم بات آپ نے اجاگر کی کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اوبیسٹی کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، اب آپ سن کے ان کی لسٹ حیران ہو جائیں گے. جی. اور دیکھیے جیسے مورٹیلٹی کے کازز ہیں، یا ہائی بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کا زیادہ ہو جانا، یا ڈائبٹیز کی جو لسنرز سوری ابھی آپ کو شاید ڈاکٹر صاحب کی آواز جو ہے وہ بہت کم سنائی دے رہی ہوگی، تو سوری، ہم معذرت خواہ ہیں، اور میرا خیال اب بالکل ٹھیک ہوگی. جی ڈاکٹر. اچھا، مجھے مائک کے قریب آنا پڑا. نہیں اب ٹھیک ہے بالکل. اب چیک کر لیا. جی. اب یہ دیکھیے کہ اوبیسٹی سے جن بیماریوں کا سامنا کرنے کی پاسبلٹیز ہے، میں ان کا نام لے لیتا ہوں. جی ضرور. جیسے ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، ہائی کولیسٹرول کا بڑھ جانا، جی، اور شوگر کی جو دوسری قسم، ایک تو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، ایک نان انسولین جو ڈائبٹیز 2 جسے کہتے ہیں، جی، اور اسی طرح دل کی مختلف بیماریاں، جی، اسٹروک کا ہو جانا، اسٹروک جیسے فالج ہو گیا، بالکل، اور اسی طرح گال بلیڈر کی ڈیزیز جس میں پتے کی پتھریاں وغیرہ یا اس کی سوزش وغیرہ، جی جی، اسی طرح جوڑوں کا درد، اور ایک اور بھی کیفے جس میں رات کو ہم سوتے ہیں تو نیند میں دشواریاں جسے سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، یا جی بالکل کہ آپ کی بریدنگ پرابلم، سانس کی پرابلم، جی بالکل. تو اسی طرح کچھ کینسر جو ہیں ان کو بھی موٹاپے سے منسلک کیا گیا ہے. مثال کے طور پر جیسے یوٹرس کے یا بریسٹ، چھاتی کے، اسی طرح آنتڑیوں کے، گردے یا گال بلیڈر یا لیور. اچھا. اور سب سے بڑھ کر جو ہے جو کوالٹی آف لائف ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر جو ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ جوان ہے، بوڑھا، مطلب جو بھی لوگ کیٹیگری کے ہیں وہ ان کو اپنی اپنی جگہ پہ نا جیسے ون سارٹ آف بولینگ کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور باڈی ایکس اینڈ پین، جوائنٹ پینس. تو یہ میں نے آپ کو ایک لمبی فہرست جو بتائی ہے، جی بالکل، اس کا اور اسی میں وہ پورا ہر پروگرام جو ہے کسی نہ کسی ایک ڈیزیز پر ہماری کوشش ہوتی ہے تو کی جائے، بات کی جائے، اس پر اویئرنیس دی جا سکے. مگر اب دیکھیں کہ موٹاپا جو ہے ہر ایک میں ہی موجود ہوگا. جی تو آپ پھر کیا، ہم کتنا جو ویٹ ہے کتنا زیادہ ہو، ویسے تو ہمارے لسنرز جانتے ہیں، بہت بار ہم اس پر بات بھی کی ہم نے، مگر پھر بھی تھوڑا سا شروع میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا ویٹ ہو، کیا BMI یا کچھ وہ کیا، تھوڑی سی ہمیں ضرور انفارمیشن. اس میں یہی ہے کہ کیٹیگری یہی ہوتا ہے کہ ایک تو جو نارمل ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے پہلے تو جو وزن ہے اس کو ہم اپنی ہائٹ سے یعنی اسکوائر میں جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ BMI نکل آتا ہے. تو اراؤنڈ 25 تو ہم کہتے ہیں کہ اٹس فائن، لیکن جب وہ 30 سے ابو ہونے لگتا تو ہم تو کہتے ہیں اوور ویٹ، اینڈ آفٹر دیٹ اگر 35% سے بڑھتا ہے تو پھر ہم اوبیسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک. تو نارمل، اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی، تین کیٹیگریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، تو اس میں جیسے ہم قطر کی بات کریں تو ویسے تو کرائسس کی بات کریں گے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک سروے جیسے اسپیشل کیا گیا اور خاص طور پر اس پورے کرائسس میں، تو وہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے کیا اس کے ریزلٹس رہے. جی اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک سروے تھا جس میں اراؤنڈ 5000 جو ہے لوگوں سے کویسچننگ کی گئی اور اسیسمنٹ یا جو بھی، تو اس میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو ایٹ لیسٹ جو 86% لوگ ہیں وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار تھے. جی. اور یہ بڑا کامن ایشو ہے، اس پہ کئی دفعہ ہم نے بات کی. اسی طرح 83% ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، اور اسی طرح 70% ایسے تھے جو یا تو وہ موٹاپے کا شکار تھے یا ان کا اوور ویٹ تھا. اچھا. اور 45% ایسے تھے جو تقریباً 3 بار فیٹی فوڈ یوز کرتے تھے ہفتے میں. اچھا. اور ایک یہ تھا جو 45% ہیں ان کا ہائی کولیسٹرول تھا، اور 41% نے یہ کہا کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہی نہیں. اچھا بالکل نہیں کرتے. جی ٹھیک. اور پہلے جو تھے جو کیٹیگری اس میں وہ کرتے تھے مگر کم. جی. اچھا ٹھیک ہے. اور اسی طرح 40% اراؤنڈ جو اسموکر ہیں.
अच्छा, और 30% ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर का फेस कर रहे हैं, और 25% ऐसे हैं जिनको रात को सोते वक्त नींद में दुश्वारी है, चाहे वो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहें या कोई ब्रीदिंग इश्यूज कहें, उठ के फिर वो उठ जाते हैं और फिर खिड़की के पास जाके सांस लेंगे लाइक दैट। तो ये अब ये जो हमने इतने बंदों पे सर्वे किया है, ये हमें इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि कितने ऐसे मसाइल हैं जो लिंक्ड है विद दैट। ठीक जी ठीक। तो डॉक्टर साहब वैसे भी आम भी जैसे आप के एनेस्थीसिया में पेन मैनेजमेंट में हैं, तो उसमें भी ज्यादातर आप देखते हैं कि ओवरवेट हैं या ओबेसिटी की तरफ जिनका ये कहा कि जो ओबीज हैं या मोटापे का शिकार हैं अफराद, वो ही ज्यादा इन चीजों का भी शिकार होते हैं। जी, आपने जो नहीं एक दिलचस्प बात मैं यहाँ सामीन से शेयर करना चाहूंगा कि बहैसियत एनेस्थेटिस्ट या जो भी हमारे एनेस्थेटिस्ट कोलीग हैं, जब किसी ओबीज पेशेंट को सामना करते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी बिल्कुल। उनका ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाता है, क्योंकि उनकी उसको जो मैनेज करना होता है, दैट्स एन आर्ट। और वो एक ऐसी स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज और हर चीज को ऐसा सोफिस्टिकेटेड यानी उसको इतना डेलिकेटली हमने मैनेज करना होता है। सिंपल चीजें यहाँ से शुरू होती हैं कि उसकी आईवी लाइन को ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज। बिल्कुल। उसके बाद उसको ड्रिप लगाना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। उसके बाद उसको जब कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो उसको इंटुबेट करना, उसके डिफिकल्ट एयरवेज होते हैं, उस स्पेसिफिक पोजीशन बनानी पड़ती है इंटुबेट करते वक्त। फिर उसकी जो है ना उसकी रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेशन, उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसकी बॉडी की जो डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं उनका ख्याल रखना, यानी कोई नर्व इंजरी ना हो जाए, कोई बॉडी पे कोई यानी डिफरेंट पोजीशनिंग में। और ये ना सिर्फ एनेस्थेटिस्ट यानी जो बेहोशी के माहिर ये प्रॉब्लम फील कर रहे होते हैं, बल्कि सर्जन्स को भी चैलेंज होता है। जी जी बिल्कुल। कि उनकी जो सर्जिकल साइट पे जो उसमें से जैसे उनके बिफोर ऑपरेशन के उनके सारे टेस्ट जो करवाए जाते हैं, वो भी एक बहुत टेंशन वाली बात होती है ना, कि प्री एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया जो पूरे उनका वो भी मुश्किल है। उसमें सबसे अहम बात वो अगर कोई ओबीज है, हाई ब्लड प्रेशर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर वो शुगर भी हो सकती है, मतलब कुछ भी। जी जी, जैसे मैंने आपको वो सारी चीजें गिनवाई थी, वो इस पेशेंट की लिस्ट में शामिल होती हैं। ये पेशेंट में इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होते हैं, इनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, इनका जो है वो जॉइंट्स के इश्यूज इसी तरह। तो बस इट्स एन आर्ट टू डू दैट। ठीक जी। तो डॉक्टर साहब हम फिर इस पे हमें और क्या आप ऐड करना चाहेंगे स्पेसिफिकली इसके हवाले? जी जी, अभी जो है ना यूएसए में 2020 जुलाई में एक रिसर्च हुई है जी, कि जो ओबीज लोग थे और कोविड के साथ उनको किन किन यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी जी। तो मैं ये खुदा न खास्ता में जो भी ओबीज हैं कम्युनिटी उसको मैं परेशान नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट अवेयरनेस। जी जी, अपने आप अवेयरनेस। कर सकें। जी जी, अवेयरनेस में ये करना चाह रहा हूँ कि भाई ये लोग जो थे इनको ज्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा जी। यानी अराउंड इसमें वो ये कह रहे हैं कि 46% इंसिडेंस ज्यादा था कोविड को फेस करने का। फिर अराउंड जो है ना जब वो किसी एक यानी जब भी कोई रिसर्च करते हैं या सर्वे करते हैं तो वो एक परसेंटेज बनाते हैं जी। तो उन्होंने ये कहा कि 113% लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए विद कोविड एंड ऑल दिस। और उसमें आप ये देखिए वो कह रहे थे कि 74% ऐसे हैं जो आईसीयू में गए, 74%। और 48% हैं जिन खुदा न खास्ता एंड ऑफ लाइफ जो है उनको फेस। तो और फिर जो एक बात मैं अब कहने लगा हूँ, दैट्स आल्सो रिटन एंड में जब वो कंक्लूड करते हैं ना किसी रिसर्च को, तो वहां वो एक लाइन में ये लिखते हैं कि वैक्सीन विल बी आल्सो लेस इफेक्टिव इन द इंडिविजुअल। ये जो ओबीज लोग हैं उनमें थोड़ा सा इम्कान है, इस सवालिया निशान है कि इनमें किस हद तक इफेक्टिव होगी। अच्छा ठीक। तो ये मेरा मतलब खुदा न खास्ता हरगिज ऐसा नहीं है कि आप लोग जो ओबीज कम्युनिटी है वो इंजेक्शन ना लगवाए, लेकिन रिसर्च वाले ये कह रहे हैं कि देखें
जिनमें ये चीजें हैं उनमें ये भी एक सवालिया निशान। ठीक, मगर ये कि इसमें ये तो नहीं कि ना लगवाएं, बल्कि उन्हें तो ज्यादा केयरफुल होना लाजमी है, लेकिन जो थोड़ी इफेक्टिव है उसमें फिर ये कि अपना जो वजन है उसको तरफ जी बस कहने का मैसेज का ये है कि जितना भी केयरफुल हो उतना अच्छा। ठीक जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि हम इसमें बहुत सारी अवेयरनेस दी जाती है, इवेंट्स भी किए जाते हैं, यहाँ पर भी किए जा रहे थे, मगर इस पूरे क्राइसिस में थोड़े से इवेंट्स ज़रा इतना, जैसे पहले मॉल्स में होता था उनका चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, वेट चेक हो रहा है, BMI जो है वो बताई जा रही थी, तो इस दफा भी कुछ के हुआ कुछ कोई देखिए आपने अवेयरनेस देने के जो प्रोग्राम्स थे जी। एक पहलू को आपने यहाँ मतलब ये देखिए ना कि इसके साथ साथ इस कोविड सिचुएशंस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है जी बिल्कुल जी, और इनकम भी कम हुई है, इनसिक्योरिटी हुई है जी। इसी तरह फूड सप्लाई जो चेन्स हैं उनमें तब्दीलियां आई हैं, ठीक है, और पर्टिकुलरली जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जी, इनमें खास तौर पे लोगों को, और इवन जो लो या पुअर इनकम कंट्रीज हैं उनको तो मेल न्यूट्रिशन का भी यानी खुराक की कमी का भी सामना है। ठीक तो ये जो इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, और फिर घर पे रुकना, ये भी यानी इन चीजों की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो इसको बड़े ऐसे तरीके से कम्बैट कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर और लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए ये चैलेंज है। तो उसमें यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर ये कि फिर भी जो मैनेजमेंट है तो किस तरह से वो मतलब मैनेज करते हैं, अगर हम डाइट की बात करें या जी अब ये आपने जो है वो स्पेसिफाई हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई ओबेसिटी या इस सीरियस इशू का हम जिक्र करते हैं जी तो इसमें फिर वही बातें वहीं से शुरू हो जाती हैं कि भाई फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं, ठीक है जी। और दूसरी बात कोई मेडिकेशंस तो नहीं यूज करे, कुछ अब मेडिकेशंस भी ब्लेम्ड हैं ओबेसिटी में, ठीक, मसलन स्टेरॉइड्स हैं या एंटी डायबिटिक हैं या एंटी कन्वर्सेंस मेडिसिन्स हैं, ये इनका भी, और फिर ये है कि उनमें जो है हमका बिहेवियर, रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं कि नहीं, या सेडेंटरी हैबिट्स हैं, और इनटेक और खाना पीना तो है ही जिंदगी में, ऐसा तो नहीं है कि खाना पीना, लेकिन वो बर्न भी करते हैं ना कैलोरीज व्हाट दे आर टेकिंग इन, तो दैट वी हैव टू डेवलप, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर टाइप ऑफ कि क्या हम ले रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अब ये देखिए ना कि अगर हम क्लासिफाई फूड को करें जी तो यहाँ एक सिंपल सा मैसेज वहां देते हैं कि भाई ऐसी फूड्स जो प्लांट ओरिजिन हैं वो बहुत यानी हेल्दी हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन हैं, बीन्स हैं, लेंटिल, सोया बीन्स, और इसी तरह मीट, फिश, ऑलिव, तो ये एक सिंपल फूड कैटेगरी, ठीक है। और इसी तरह फिर ये है कि क्या वॉक वगैरह 150 मिनट्स वॉक या 300 मिनट्स वॉक इन ए वीक, ठीक, और कुछ लोग जो हैं वो क्या उसको पीडोमीटर कहते हैं या क्या, जिससे वॉच होती है, जी बिल्कुल, वो जो है एक एप्स हैं जैसे कि वो स्टेप्स जो हैं वो कुछ लोग तो बड़े ही इस मामले में ना वो कंसर्न और कंसर्न कि 6000 अगर आप स्टेप्स करते हैं इन अ डे तो उससे ये है कि आपका जो वेट है वो मेंटेन रहता है, एग्जैक्टली। और अगर आप उससे ज्यादा करते जाएंगे, जैसे 10,000 करते हैं अगर आप स्टेप्स, तो फिर ये है कि आपका जो वजन है वो कम होगा। अब 6000 तक ही पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर ये कि 6000 तो मस्ट होने चाहिए ना, और 6000 अगर करें तो तकरीबन 40 नहीं ज्यादा मिनट 51 आवर में हो सकते हैं अगर 6000 वेट जो करें स्टेप्स ना, तो थोड़ा कभी कभी हम गेस करके वो कर देख लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम 40 to 1 आवर की अगर आप करते हैं वॉक, ये जरूरी नहीं है डॉक्टर साहब कि आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है 15 मिनट हैं या 10 मिनट हैं तो हम उतना टाइम वॉक कर सकते हैं या हमें कंटिन्यू वॉक करना है?
نہیں اس میں یہی ہے. میں ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک دوست یاد میرے سے ہیں, وہ ڈاکٹر راج ہیں. وہ بڑے ان کے جو ہے وہ ان کے پاس جب بھی وہ چائے کافی کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کو کہیں گے کہ مجھے سویا ملک جو اس میں ڈالو, اچھا لو فیٹ ڈالو, اور پھر وہ کہیں گے کہ آج اس میری لسٹ میں نہیں ہے, میری کیلوریز بڑھ جائیں گی. ہی از ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. تو یہ اینڈ ہی ریڈیوس دا ویٹ ڈرامیٹیکلی. وڈ یو بلیو اٹ واز اراؤنڈ آئی مین 90 اینڈ دین ہی کیم ٹوورڈز 80. سو 10 کلو ایک دم وزن بڑھا کم کر دینا, اور وہ ڈیو ٹو دس اسپیسیفک ایکسرسائز, کیلکولیشن آف دا کیلوریز اینڈ آل دوز تھنگ. تو یہ بیہیویئر ہے, یعنی ایٹیٹیوڈ ہے دیٹ وی ہیو ٹو چینج. بالکل, اور یہ بیہیویئر اور لائف اسٹائل جو ہے نا وہ چینج کریں گے تو ہی ایک وزن ویٹ یا اوبیسٹی کم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آپ نے اتنی ساری جو ہمیں اس کی بتائی ہیں جو ڈیزیزز جو بیماریاں, اس سے بھی تو دور رہنا ہے. مقصد یہی ہے ہمارا, اور یہاں پر اویئرنیس دینے کا بھی مطلب یہی ہے. اسپیشلی جیسے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس پورے ایریا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. مثلا فرام دا لاسٹ 10 ایئرس سے اب تک ڈبل ہو چکی ہے نا اس میں. تو اویئرنیس بھی بہت زیادہ دی جا رہی ہوتی ہے, پتہ بھی ہوتا ہے, مگر پھر بھی زیادہ ہے. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اب یہ دیکھیے نا, جو ڈائٹ ہے آپ کو تعلیم نہ دے گی کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ. جی جی, اٹس یو ہو کین چینج. ٹھیک, کہ یہ چیز بس سمپل سی ہے کہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات کریں, اگر جیسے آپ نے اس کی بات کی کہ ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یا کولیسٹرول, تو اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اوبیسٹی کا تو ہم نام لیتے ہی ہیں, اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی, اس میں ایک تو کمیونٹی انوائرمنٹ ہے. آپ کو جو ہے نا فوڈ کو ایکسیس جو ہے, فرض کیجئے کوئی ایسا انوائرمنٹ ہے کہ آپ ڈیلی آپ کو یہ جو KFC's, میکڈونلڈز, ایوری تھنگ از جسٹ ایٹ یور ڈور اسٹیپ, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ کچھ فیملیز جو ہیں کچھ ایسی انوائرمنٹ کمیونٹی ہیں کہ وہ یعنی ڈائٹ کی طرف تو زیادہ, لیکن وہ واک نہیں ہوگی, بائک نہیں چلا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور ورک جو ہے وہ بھی اٹس موسٹ آف دا ٹائم آفیشیل ورک ہے. تو یہ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایون چائلڈ جو ہیں ہمارے, اب دیکھیے کہ ان کا جو ہے اب ہماری جو ایون ہاسپٹل ہے, اب اس کی اب کیفیٹیریا پہ جائیں تو انہوں نے وہ سگنلز ایک چارٹ لگائے ہوتے ہیں, گرین سگنل, یلو, کہ اگر آپ یہ چیز کھائیں گے تو اتنی کیلوریز ہیں, اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے گرین, یلو کے لیے, اور پھر ریڈ کے لیے اس میں لکھا ہوگا پیسٹریز ہیں, یہ چیزیں. تو اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ایک اسی طرح انہوں نے اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی کہ ایون اسکولز میں انہوں نے بچوں کو یہ اسی طرح جو بھی چیزیں وہاں ریسیس ٹائم میں ملتی تھیں ان کے آگے کیلوریز لکھی ہوتی. تو یہ awareness should be everywhere, even in the hospital, even in the UK میں جب بریک ٹائم ہوتا ہے تو ابھی انہوں نے کچھ NHS کی طرف سے یہ شروع کیے تھے کہ انسٹیڈ آف پرووائڈنگ 10 o'clock برگر یا وہ ایک فروٹ پرووائڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے, فار دیئر ورک پلیسز. صحیح, so that makes the difference, you know, simple things. کیونکہ وہ کیلوریز ہی کم ہوتی ہے, جیسے فروٹ کی ہے ایک تو اس میں, اور دوسرے جو بھی فاسٹ فوڈ کی طرف پہ جاتے ہیں. اور ویسے یہاں پر بھی بہت زیادہ ڈسکریج کیا گیا ڈاکٹر صاحب کہ اس طرح کے جو پہلے اسنیکس تھے بچوں میں, اور ہائی شوگری جو ڈرنکس ہیں, سافٹ ڈرنکس تو اسپیشلی بہت سارے اسکولوں میں کر رہے ہیں. ہاں جی, اسکولز میں دیٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. اور ایون آپ یہ دیکھیے کہ اب جو قطر از ریئلی بومنگ اپ, اینڈ یو نو ہیو این آئیڈیا کہ بھائی یہ ابھی ہمارے اسی ہم ریڈیو اسٹیشن سے بھی نکلتے ہیں تو اس روڈ پہ جب ہم ٹورڈز ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ایک طرف کارنر سے دوسری طرف بہت سارے گارڈنز جو ہے نا ڈیولپ ہو رہے ہیں. جی بالکل, اور ان میں جو ہے جاگنگ ٹریکس بھی ہیں, سب کچھ ہے. اب یہ ہے کہ وہاں جانا تو ہم نے ہے, گورنمنٹ کا کام ہے یہ چیزیں پرووائڈ کرنا, بٹ وی ہیو ٹو گو دیئر اینڈ وی ہیو ٹو اسپینڈ دا ٹائم دیئر, اینڈ وی ہیو ٹو, ہمیں جو ہے نا تو تبھی کچھ فزیکل ایکٹیویٹی سے بات بنے گی. اور بالکل وہ گارڈنز اور اس طرح پارکس تو بنائے جا رہے ہیں, اور یہ بھی کہ عام روڈز پر بھی آپ دیکھیے کہ ٹریکس ہیں, سائیکلنگ ٹریکس ہیں, جاگنگ ٹریکس ہیں, وہ بنائے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ کچھ جگہوں پہ بینچز اور یہ
भी कि अगर आप थक गए हैं तो वहाँ भी थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं. और एक बात जैसे कि गर्मी, अब यहाँ का मौसम भी गर्म है और एक ये एक्सक्यूज भी होता है डॉक्टर साहब हमारे पास कि गर्मी बहुत है तो हम वॉक कैसे करें, किस तरह से हम वॉक कर सकते हैं. तो क्या ये जो एक्सक्यूज है वो सही है? इसमें आपने ये देखा होगा कि इवन कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कुछ जॉगिंग कर रहे होते हैं, दे हैव गॉट अ वाटर बॉटल जस्ट बिसाइड, उनके पास होती है पानी की जी. तो ये अर्ली मॉर्निंग इट कैन बी डन. सुबह सवेरे वो इतनी गर्मी नहीं होती, इसी तरह शाम को भी नहीं होती, तो इसको तो ओवरकम किया जा सकता है. ठीक. तो इसी तरह ये जो अभी भी एक वो क्या उसको मैराथन रेस वगैरह कहते हैं, तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर, मैं सुन के हैरान हो गया, बड़े दुबले पतले से हैं, डॉक्टर कार्तिक. उन्होंने वो 4 घंटे की रेस थी, अच्छा, उसमें उन्होंने उसका हिस्सा लिया और उन्होंने बताया कि फलां पॉइंट से ये शुरू हुई, फलां पे खत्म हुई जी. और वी हैव गॉट एप्लीकेशन एक थी जिस पे वो रेस पे हर बंदे ने जितना जो दौड़ लगाई उसकी कैलकुलेशन उनकी उसमें पीरोमीटर या जो भी था उसमें वो आ गई. अच्छा. ये है एटीट्यूड कि भाई गवर्नमेंट तो इनकरेज करती है, बट इट्स हमारे अंदर की वो तब्दीली आती है कि नहीं आती. बिल्कुल कि ये होना बहुत जरूरी है. जी डॉक्टर साहब, एक ये हमें ज्वाइन किया है व्हाट्सएप पर, हमारे लिसनर्स हैं अहमद, वो पूछ रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं मोटापे पर, तो अगर मोटापा बहुत ज्यादा हो तो चलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम क्या करें? जी उसमें यही है नहीं लिखा कितनी एज है, मगर शायद ये सवाल ये एक मतलब नॉर्मल सा सवाल है. अच्छा, ये हम सारी बातें कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे एक ज़हन में खुद ही एक सवाल है जिसको मैं ये कहूंगा कि देखिए कुछ ऐसे मोटापे की वजूहात भी होती हैं जिनका पेशेंट को भी इल्म नहीं होता. जी, मिसाल के तौर पर कि वो कोई उसको अगर फीमेल है तो उसको कोई ओवरीज की डिजीज है, जैसे पॉलीसिस्टिक बहुत सारी अंदर सिस्ट बनी हुई है. जी. इसी तरह कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई एक ऐसी डिजीज है जिसमें स्टेरॉइड्स पैदा हो रहे हैं या वो स्टेरॉइड बाहर से ले रहा है, जैसे कशिंसन डिजीज या कुछ है. और इसी तरह कुछ लोग एंटी डिप्रेशन के खिलाफ दवाइयां ले रहे होते हैं लॉन्ग टाइम. जी. तो इन लोगों में भी वेट गेन होता है. और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे उनमें गदूद को हम थायराइड उर्दू में क्या कहेंगे? थायराइड हम यूज करते हैं क्योंकि इस पर हम बात भी की. गले के अंदर कुछ लोगों का गलट जो बढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल उसमें कुछ ऐसी एक बीमारियां होती हैं जिनमें थायरॉक्सिन कम पैदा होता है और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वो भी लोग ओबीज होते हैं. तो काज का ढूंढना जरूरी है, वजह का ढूंढना जरूरी है. जब तक वो ट्रीट नहीं होगी तो वो मोटापे को कंट्रोल करने में मुश्किलात होती. जी, तो ये फिर ये कि अगर ये सोचें कि आपकी डाइट ठीक है और कोई और भी बहुत एक्स्ट्रा कुछ आप नहीं खा रहे फिर भी आपका मोटापा है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है. वो हेल्प करेंगे इन बीमारियों को रूल आउट. ठीक है कि उन्हें रूल आउट करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि क्या मसला है, तो फिर वहां से जब पकड़ा जाएगा तो फिर हम बाकी चेंजेस की तरफ हम आ सकते हैं. जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि इन्होंने लिखा है कि इनकी नाम नहीं लिखा, आप प्लीज अपना नाम जरूर लिखा कीजिए. और आज जो कॉल आप हमें कर रहे हैं 6660222107 पर, तो प्लीज आप इस पर हमें SMS कीजिए या कोई भी वॉइस नोट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें कर सकते हैं. जी डॉक्टर साहब, ये पूछ ये रहे हैं कि इनका जो वजन है वो 95 था, मगर अब 6 महीने के बाद उनका जो वजन है वो हो गया है 90. 6 महीने के बाद 90 हो गया है. तो वो पूछे ये रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वजन कम नहीं हो सकता, मैं बहुत ज्यादा डाइटिंग भी कर रहा हूँ और 1 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है. जी, इस सवाल को ना मैं पिछले जो उससे मैं रिलेट करके दोनों को जवाब देना चाहूंगा. जी, कि एक दफा जो है वो अपने फिजिशियन को जरूर मिलें ताकि उनका जो मेडिकल रीजन जो है वो रूल आउट होनी चाहिए. मगर मैं कह रही हूँ कि 5 किलो तो कम हुआ है ना. जी, दिस वेरी पॉजिटिव, ये तो बड़ी मुस्बत उनकी कामयाबी है. कम, जी. तो उसमें यही है कि वही बात कि डाइट का ख्याल रखना और जो है
यानी वही जैसे हमने प्लांट ओरिजिन में जो डाइट्स है उस पे ज्यादा मीठा कम, चिकनाई कम, जी जी, फल सब्जियां ज्यादा. अब ये बातें सोच के ना मुझे अपनी मिसेज याद आ गई. वो अगर सुन रही हूँ इस वक्त तो ये कहेंगे तुम वहां बैठ के रेडियो पे ये बातें करते हो और घर आके जो है ना वो दूसरी खुराक खाते हो. तो मगर बिल्कुल सही. तो इसलिए ना इसी तरह मुझे याद आ गया, मेरी मदर यहाँ पे आई तो प्रोग्राम जैसे शुरू में मैं दे रही थी तो मुझे कहते हैं अपने बच्चे वहां बैठी, आप कह रहे हो कि बच्चों को ये देना चाहिए, ये खाना चाहिए, इतने कप्स जो हैं बच्चे वो लेंगे और खुद अपने बच्चे खाते नहीं. मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक नहीं है. जी, तो यकीनन ये कामयाब हो जाएंगे. बस ये है कि कंटिन्यू करें अपने इस उसको एफर्ट को. जो भी जितना मैक्सिमम जैसे वॉक है या साइकिलिंग है या एक्सरसाइज इवन स्विमिंग है तो डाइट का भी ख्याल रखें और इंशाल्लाह उनको कामयाबी होगी. जी. और डॉक्टर साहब एक सवाल है, ये है व्हाट अबाउट दोज हु आर जेनेटिकली ओबीस. या ये उन्होंने सबसे अच्छा सवाल किया. ये हमारे जी जी जी. जी. अब ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने स्पेशल पूछा इसलिए आपको स्पेशल आंसर करना पड़ेगा. और ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक के जहन में ये आता है और बाज़ वक़्त हम वैसे सेल्फ भी बना लेते हैं कि हाँ जेनेटिकली हम ओबीस हैं. जी जी. जीन्स जो हैं वो डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल हिदायत देते हैं कि भूख का बढ़ना या मोटापे का आना. जी. तो लेकिन ये बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं कि इवन कुछ लोगों में कुछ खा पी भी नहीं रहते, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा यानी वजन होता है. जी. तो उसमें ये जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो देखी गई हैं, लेकिन ये दे आर वर्किंग स्लोली, ये आहिस्ता काम करती हैं. और ये ओबेसिटी की इनमें इनका रोल जरूर है, यानी कहा जाता है कि जेनेटिकल, लेकिन इसको फिजिकल एक्टिविटी और जो हाई इनटेक कैलोरिक डाइट्स वगैरह होती हैं ना वो इनकी इसमें रीजन बनती हैं. ठीक है. तो इसको जो है फाइट किया जा सकता है. ठीक. यानी अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं या फिजिकल एक्टिविटी भी रखते हैं तो इवन यू कैन डिफीट योर जीन्स. ठीक. ये एनवायरमेंट या लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, डाइट, एटीट्यूड और अपना जो है वो बिहेवियर और अपनी जो फिजिक अपने जो ही आप अपनी कुव्वत इरादे को बढ़ाएंगे तो इसको कम्पीट करने के ठीक इंशाल्लाह. और जैसे कि जेनेटिकली ओबेसिटी किसी भी फैमिली में अगर होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है. और स्पेशली ये भी देखा गया ना डॉक्टर साहब के जब हम किसी एक खास एज पर जाकर उनमें वो ओबेसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है तो इसमें फिर वही स्क्रीनिंग वाला थोड़ा सिस्टम नहीं आएगा, यानी अपने आप को सेल्फ स्क्रीनिंग हम कह सकते हैं कि उस एज से पहले आप अपने आप को कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर लीजिए और डाइट का और एक्सरसाइज जैसे आपने कहा तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर इसमें से निकल सकेंगे. जी. इसमें यही है कि जो एक होते हैं मोनोजेनिक ओबेसिटी जिसमें जो है वो सिंगल जीन, यानी बाज़ दफा ये होता है कि फादर है तो मदर ओबीज नहीं है, बाज़ दफा दोनों ओबीज हैं. ठीक है. तो उसमें जो आगे जो चिल्ड्रन होंगे ना उनमें ओबेसिटी का एलिमेंट ज्यादा चांसेस है. तो ये भी एक फैक्टर है. हम पढ़ते थे कि अच्छा ये 70% है तो नेक्स्ट उसमें 70 मतलब इस तरह से अगर एक बच्चा जो है वो अगर जेनेटिकली वो जीन्स ले रहा है तो नेक्स्ट उसमें सेकंड मतलब इस तरह से ज्यादा होता चला जाता है ना. ठीक. तो लेकिन जहां पर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हों और एनवायरनमेंट भी वहां हो तो उस सूरत में जो है वो मल्टी फैक्टोरियल जो ओबेसिटी बन जाती है. ठीक. जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी डिटेल में हमें जवाब दिया. ये सवाल बहुत अच्छा किया हमारे डायरेक्टर साहब हैं शादाब खान साहब, उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया सर आपका. जी. और जी डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा इसमें बात करना चाहेंगे. हाई ब्लड प्रेशर पे बात की आपने, अब मैं पूछना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो उसमें पोर्शंस वगैरह तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस पे थोड़ा सा वो भी जरूर अपनी लिसनर्स को अवेयर करना चाहूंगी. जी. इसमें यही है कि फिर वही ब्लड प्रेशर और उसके लिए मेडिकेशन सबसे पहले यू शुड हैव अ प्रॉपर चेकअप जो भी हेल्थ सेंटर पे है ताकि ब्लड प्रेशर की भी डिफरेंट काजेज हैं.
कंट्रोल होना चाहिए जरूर, वो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह डायबिटीज जो है, अब उसमें भी वो जो है उसकी भी किस्में हैं कि क्या वो इंसुलिन डिपेंडेंट है जो 40 साल से पहले या 40 के बाद जो है वो फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है। ये दोनों कैटेगरीज में दूसरी कैटेगरी में ज्यादा मोटापे के चांसेस हैं। पहली कैटेगरी में थिन स्लिम होते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, फिर ये है कि इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है कि वो जो भी कुछ खा पी रहा होता है उसकी रिस्पॉन्स में वो आ नहीं रही होती। ठीक है। या बाज़ दफ़ा जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो उसको अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो ये दोनों चीजें चल रही होती। तो उसमें यही है कि वो उसकी मेडिकेशन डिफरेंस है, एहतियात या मोहतात रवैये तो एक ही जैसे ही है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। ठीक। अब देखिए, जब भी किसी डायबिटीज को कहेंगे ना कि आपने मीठा, तो एकदम वो परेशान होता है कि मेरी जिंदगी से नेमतें छीनी जा रही। ऐसा नहीं होता। अब देखिए, डायबिटीज में सेब, अनार, मौसमी, आड़ू, जामुन, अमरूद, ये देखिए कितनी चीजों के मैंने नाम लिए, ये वो खा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अब बहुत ज्यादा खजूर, एक आध खजूर, 5-6 खजूरें खा ले। रमजान माशाल्लाह से आ रहा है, 1 खजूर 2 खजूर, तो ये सवाल बहुत होते हैं। और फिर मैं जो प्री रमजान जो प्रोग्राम होता है उसमें भी ये जरूर, तो उसमें 1 खजूर अगर खा लीजिए 1-2 एक्सेप्टेबल एट द टाइम। मगर मैं एक ही कहते एक ही खाइए, फिर हो सकता है कभी आपको एकदम से जरूरत पड़े तो एक और खा सकते हैं। इसी तरह एक सिंपलेस्ट में डायबिटिक के लिए कहता होता हूँ एक रेजिम कि सुबह जो है 2 ब्राउन स्लाइस, ठीक है, एक जो है फ्राई अंडा, और चाय जो है बगैर चीनी के, द सिंपलेस्ट। ठीक है। या दही की छोटी प्याली। और इसी तरह कुछ लोग चीनी के लिए या क्रेविंग हो रही होती है, उसके लिए अगर 1 खजूर के साथ अगर चाय पी ली जाए, इवन देन इट्स एक्सेप्टेबल। जी बिल्कुल। 10 बजे 1 सेब, जो भी जैसे मैंने उनकी लिस्ट बताई है जी, कोई भी एक मैं रिपीट कर दूंगा। सेब, अनार, मौसमी, आड़ू, जामुन, अमरूद, इनमें से कोई एक, सारे नहीं खाने, एक खाना। ठीक है जी। दोपहर को इसी तरह 1 चपाती, सब्जियां, उनमें ज्यादातर जो है ना जैसे आलू हैं, मटर हैं, या इन चीजों में तो थोड़ा यानी कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च वगैरह ये चीजें ज्यादा है। तो कुछ ऐसे जैसे पालक है, या इसी तरह जो गाजर, मूली, ये चीजें। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब, वो कहते होते थे जब भी शुगर के मरीज को कुछ होने लगे तो भाई आप गाजर खाया करें, मूली खाया करें, खीरे खाया करें। ये चीजें ऐसी हैं जो आपके जो है ना डाइट को यानी एपेटाइट को भी कम करेंगी, कैलोरिक वैल्यूज भी कम होंगी। ठीक है। और इसी तरह यानी ये दोपहर का, जिसमें दाल है, चिकन है, इसी तरह सब्जी है, कीमा है, गोश्त है, ये सब चीजों की इजाजत है। उसमें भी जैसे कि पोर्शंस में, जैसे कि कितने पोर्शंस में वेजिटेबल्स हैं या सैलड्स है, वो अगर हम ज्यादा कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट्स द बेस्ट। अब ये दोपहर तक का हो गया। ठीक है। अब 4 बजे आप एक चाय का कप ले सकते हैं और उसके साथ 2 नमकीन बिस्किट ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, विदाउट शुगर। जी, विदाउट शुगर। ठीक है। इसी तरह रात का वही एक उबले हुए चावल जो है उनका प्याला, इसी तरह दाल या सब्जी ऊपर डाल के, या 1 चपाती। ठीक है। अब हमारे बहुत सारे डाइटिशियन या चावल या चपाती या एक चीज में, ऐसा ना हो कि आप चावल की भी प्लेट खा लें, एक रोटी की भी खा लें। ठीक है। तो एक तो इस चीज का। इसी तरह रात को सोते वक्त आप दूध का गिलास बगैर चीनी, बगैर मलाई के वो पी सकते हैं। ठीक। तो ये एक सिंपलेस्ट रेजिम है। तो अब तमाम बेकरी की चीजें मना होती हैं डायबिटिक को, जैसे पेस्ट्रीज हैं, मीठे केक हैं, ये सारी चीजें ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान देंगी। जी। डॉक्टर साहब, एक हमारे लिस्टर हैं, पूछ रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मीठी चीजें हैं, फ्रूट्स के सारे नाम लिए, तो मीठी किसी चीज का नाम नहीं लिया। देखिए, सेब अल्लाह ताला का बहुत ही एक मेरा ख्याल है कुछ मिठाई कुछ इस तरह का, यही मैं कह रहा था कि तमाम बेकरी की चीजें, तमाम हलवाई की चीजें ये ममनू है। अच्छा, कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये बिल्कुल आपने अच्छा, जैसे उसमें फिर ये है ना कि वो डाला जा सकता है। आप घर में खीर भी बना रहे हैं जी, या चाहे वो चावल की बना रहे हैं, चाहे वो ये गाजर वगैरह की बना रहे हैं जी जी, तो उसमें जो है वो स्वीटनर डाला जा सकता है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक। तो मगर कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं जिसमें उन स्वीटनर्स के अगेंस्ट बहुत कुछ कहा जाता है कि आप ना लें, उससे आपको नुकसान होता है, तो वो क्या सही है?
नहीं, अब ये देखें, ये भी कहा गया कि छोटे साइज का मैंगो मौसम के मुताबिक, एक बनाना स्मॉल साइज, ये चीजें थोड़ी बहुत तो इजाजत है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप उसको बर्न कर रहे हैं कैलोरीज को, ठीक, ये ज़हन में जरूर रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अब सारा दिन ही कुर्सी पे बैठ के अपने 8 घंटे ड्यूटी दी, उसके बाद आप खा पी के घर सो गए और रात को भी सो गए। अब फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है दरमियान। ठीक ठीक जी, इसमें बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की, तो एक कुछ पूछना चाह रहे हैं हमारे लिसनर्स, तो मैं सुनना चाहूँगी क्योंकि टाइम हमारा कम होता जा रहा है, तो देखते हैं क्या कहते हैं ये। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहरीन से बात कर रहा हूँ, बहरीन से बोल रहा हूँ मैं। जी ठीक। अच्छा है, अभी डॉक्टर साहब आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम? अभी मेरे को 2 इंजेक्शन लग चुका है, तो ये कुछ आदमी बोलता है कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट का क्या बात है, कुछ बता सकते हैं डॉक्टर साहब? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसके पास हमारे पास तसल्ली बख्श जवाब है। जी जी बिल्कुल। तो मगर ये बहरीन से बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी यही सिस्टम होगा जो हमारा है क्योंकि 2 डोजेज हो चुकी हैं, और जैसे सर्टिफिकेट का पूछा तो वो आप बता दीजिए। मेरे ख्याल है कवानीन और ज़वाबित तो एक जैसे ही होंगे वहाँ भी और इधर भी। बल्कि ये मेरे पास कि हम बताएं, मगर ये कि डॉक्टर साहब जरूर बताइए। बताएं बड़े अच्छे तरीके से। नहीं डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ तो इस तरह से है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है उनकी तरफ से एक जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएंगे, NAS जो www.nas.gov.qa सेल्फ सर्विस और रजिस्टर कर लेंगे, तो उसी पर ही जब आपकी दोनों डोजेस हो जाएंगी तो वहाँ पर ही आप दोबारा जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। 48 आवर्स टू 72 आवर्स लगेंगे, यानी 2 दिन से 30 दिन तक तो इंशाल्लाह जरूर वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। मगर उसमें ये हमारे यहाँ ये कहा गया कि आपकी जो बाकी सारे मसाइल, जैसे कि ये पूछा जा रहा है कि कितनी इफेक्टिव, मतलब कितना ज़्यादा असर होगा वैक्सीनेशन का, कब स्टार्ट होगा, ये भी बहुत सारे सवाल। तो उसमें ये कहा गया है कि 14 दिन के बाद से फिर आप की जो प्रोटेक्शन है या इम्यूनिटी है वो उसी तरह से इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव होंगे। और बाकी जो मसाइल हैं क्वारंटाइन के वो तो अलग हैं, वो तो अलग ही हैं। मगर ये कि इस वेबसाइट पर जाकर, जैसे कि आप बहरीन से बात कर रहे हैं और आपके जो वहाँ पे जो भी पब्लिक हेल्थ की जो मिनिस्ट्री होगी उनकी वेबसाइट ज़रूर होगी, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकेंगे, या जहाँ से आपने वैक्सीनेशन कराई है। अगर हमारे यहाँ जो हेल्थ सेंटर्स हैं जो वहाँ से हो रही है वैक्सीनेशन, तो वो एक कुछ हाफ एन आवर के बाद वो सर्टिफिकेट उन्हें दे रहे हैं। जी ऐसा भी तो देखिए, जब मैं अपने अभी पहला इंजेक्शन लगा, जब दूसरा इंजेक्शन लगा, तो जब हम आके थोड़ी देर के लिए हमें बिठाते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो मैंने देखा कि जितने भी लोग आ रहे हैं ना, तो वो एक दीवार पे लगे हुए पोस्टर को ना फोटो खींचते हैं। जी बिल्कुल। तो वो मुझे बाद में ये पता चला, वो मुझे भी उसने कहा, जब मुझे कहने लगा कि आप उसने कहा इसकी पिक्चर ले लें, इस पर आपको 2 हफ्ते बाद या आपको जो है ना, उन्होंने कहा कि 48 और 72 वो सर्टिफिकेट आ जाए विदिन 1 वीक, तो वो आपको सर्टिफिकेट। लेकिन अगर जिस तरह हमारे यहाँ ये एतराज वगैरह है, तो उस पे तो हमारा बाद में न सिर्फ ग्रीन रहता है, बल्कि नीचे वैक्सीनेटेड की स्टैम्प भी लगी हुई आती है, और गोल्ड भी हो जाता है। जी और गोल्ड भी हो जाता है। तो होपफुली वहाँ भी ऐसा ही इंशाल्लाह वहाँ पर भी होगा। ये आप देख लीजिए, और आपने जहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाई है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। जी और हमारे साथ हैं एक और मैसेज है, मैं जरूर ये भी देखते हैं क्या पूछते हैं। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि अगर आदमी जो कोई भी हो मरीज अगर दवा लाए दोपहर में, तो उसको 3 टाइम खाने के लिए कहा जाए, तो दोपहर में खा ले और फिर उसके बाद मगरिब के बाद कुछ खा करके खा ले, और फिर अगर रात में सोने से पहले खाना चाहें तो क्या खा सकते हैं या नहीं? यानी पहली बार दवा खाने के बाद दूसरे दवा के लिए कितने घंटों का अंतर होना चाहिए, कितने घंटों का फासला होना चाहिए? जी मेरे ख्याल सवाल मुकम्मल हो गया। जी देखिए जी, इसका तो बहैसियत डॉक्टर मैं आपको एक दिलचस्प जवाब दूंगा। हमारे एक प्रोफेसर थे नूर अहमद नूर, वो हमें कहा करते थे, जब भी मरीज को दवाई देते तो कहते ये जो पहली दवाई आपने सुबह की
नमाज और के बाद खानी है, दूसरी जो है ना दोपहर जोहर की नमाज के बाद, और तीसरी जो है इशा की नमाज के बाद। ठीक है। तो वो आज तक मैं याद करता हूँ कि वो उनका एक अपना एक तरीका था। लेकिन अमूमन जो डॉक्टर्स होते हैं वो खुद तजवीज़ करते हैं जी कि कुछ दवाई ऐसी होती है जो खाली पेट लेनी होती है, यानी नाश्ते से पहले, कुछ ऐसी होती है जो सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के बाद खाने के बाद, और शाम के खाने के बाद। ये 3 डोजेज होती हैं। अमूमन डोजेज में जो इंटरवल है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मसलन एक ये कहते हैं कि ये दवाई दिन में एक बार, कुछ ये कहते हैं एक दवाई सुबह, एक शाम 6 बजे और शाम 6 बजे। ठीक है। या उसको 12 ऑरल भी कहते हैं, उसको BID भी कहते हैं। कुछ दवाई होती है सुबह दोपहर शाम, जिसको हम TDS कहते हैं। तो ये आपको अमूमन 8-8 घंटे का फर्क जो है ना, अगर 3 टाइम और अगर 2 टाइम है तो 12 घंटे का होता है। ठीक। तो इसका आप जरा थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए कि डॉक्टर ने कैसे तजवीज़ की। और फिर ये कि हर जो मेडिसिन है उसकी टाइमिंग्स जो है वो फर्क हो सकते हैं, कोई 6 घंटे के बाद आपको लेनी है, कोई वही जैसे आपने कहा कुछ 8 घंटों के बाद लेनी है। तो वो तो आपका जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर हैं, वो ही बता सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जैसे इंसुलिन है उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, अगर आप उससे पहले लगा लेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया होने का खतरा है। ठीक जी, ब्लड शुगर कम होने का। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक और मैसेज, ये शाहिद सुल्तान आजमी साहब हमारे साथ थे, अब इस वक्त नहीं है, उन्होंने आपको वेलकम कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनकी जो वैक्सीनेशन है वो हो चुकी है। चलिए जी, मबरूक हो। और इंशाल्लाह आप प्रोटेक्ट हैं खुद भी, और बाकी जो हैं आपके दोस्त अहबाब सब जो हैं इंशाल्लाह प्रोटेक्टेड हैं। जी डॉक्टर साहब, अब टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। वैक्सीनेशन की भी हमने बड़ी बात करने की कोशिश की कि इस जो क्राइसिस में किस तरह से जो वैक्सीनेशन है हम निकल सकेंगे, मगर बात वही कि हमें जो SOPs हैं उन्हें फॉलो करना है। मास्क जो है वो मैंडेटरी है, सोशल डिस्टेंस 2 मीटर वो भी होना चाहिए, अपने हाथ में साफ रखें और धोते रहें। वॉशिंग हैंड्स तो है ही, मगर अब एक और ऐड कर दिया गया कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप जो वेंटिलेशन है, यानी आपकी अगर विंडोज हैं तो उन्हें ओपन रखें, तो इस तरह से वेंटिलेटेड जो रूम्स हैं वो रहें, और क्राउडेड प्लेसेस में जो वो हमें नहीं जाना है। जी डॉक्टर साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे ओबेसिटी का? जी मेरे ज़हन में एक जो है वो रिसेंट UK में एक रिसर्च हुई है। जी। और वो उन्होंने ये कहा है कि ये मैं खुदा न खास्ता अपने सामीन को डरा नहीं रहा, लेकिन जस्ट अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये कहा है कि 2050 में 60% लोग जो हैं, मर्द जो हैं, वो ओबेसिटी का शिकार होंगे, और 50% ख्वातीन। तो अच्छा, अब आप जी यानी उन्होंने कहा वो 60 और वो 50। जी, ये तो अच्छी खबर है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। और एक बड़ी दिलचस्प बात एक और बताऊं आपको कि USA में तकरीबन 31% ओवरवेट हैं, इसी तरह सऊदी अरेबिया में 35%, और कुवैत में 42%, इजिप्ट में 38%। ये परसेंटेज हुई। सही। और ये फिर कहा गया कि ये जो ओबेसिटी है इसके असरात आप यूं देखिए कि जो भी लोग मोटापे का शिकार होंगे उनमें तकरीबन 60% लोग डायबिटीज होने का खतरा है। और इसी तरह जो भी मोटापे में होंगे उनको 20% दिल के प्रॉब्लम होने का खतरा है। जी, ठीक। और ये 9000 कहते हैं प्री मैच्योर डेथ हुई है इंग्लैंड में इस ओबेसिटी की वजह से, जिसमें कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू देयर एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो, तो यानी यहाँ तक कहा गया है कि मोटापे में जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो तकरीबन 9 साल कम होने का खतरा है। जी, यानी जिसने 70 साल जीना है तो उसको चांसेस हैं ओबेसिटी की वजह से वो 61 जी बिल्कुल। तो ये एक उनका एक तज्जिया है UK में जो हुआ है। ठीक कि अभी देखिए कि ओबेसिटी की वजह से एक तो सारी जो डिजीजेस हैं वो ऑनलाइन मतलब लाइन में लग जाती हैं सारी, जैसे आपने हमें बताई, ब्लड प्रेशर, बाकी भी सारी चीजें। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक का भी बहुत मसला है, जितने जॉइंट प्रॉब्लम अभी जैसे हमारे जो ये लिसनर उन्होंने पूछा कि चल नहीं सकते, मतलब वेट बहुत ज्यादा है तो उसमें, अच्छा इसमें आप क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? अगर वो चल ही नहीं सकते, वेट भी बहुत ज्यादा है, तो फिर कैसे कम होगा? ये अब देखें, कुछ तो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको मोहतात रवैये से, डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से, और फिर
डॉक्टर्स के भी मुलाकात हो गई, उन्होंने भी बता दिया कोई बीमारी वगैरह वो भी ट्रीट कर दी। तो फिर अगला मरहला जो है ना एज ए लास्ट रिजॉर्ट वो फिर सर्जरी का आता है, जिसमें गैस्ट्रिक स्लीव और ये जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, और उसमें फिर बड़ी ड्रामेटिक जो है ना वजन की कमी होती है, और पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली बहुत लोग जो है ना इम्प्रूव हो, लेकिन वो एक कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं। वो रिच कम्युनिटी के लिए वो सही। तो इसमें डॉक्टर साहब आप क्या इसमें क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज फिर वही है कि भाई डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। ठीक। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रखें, अब अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल, और ओबेसिटी से दूर रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये कि फिर बहुत सारी बीमारियां, खासतौर पर जब कोलेस्ट्रॉल की बात की जाती है या हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाती है, जो कि बहुत आम है, और इसमें भी ओबेसिटी का ही मेन रोल जो है वो देखा जा रहा है और है इसमें। तो ये जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने सवाल किया था, तो फिर मुझे एक बात याद आ गई, जो ह्यूमन बायोलॉजी है, जो ह्यूमन यानी, तो वो जेनेटिक्स अहम जरूर है जी, लेकिन वो उस पर यानी आप उसको शिकस्त दे सकते हैं। ठीक है। तो बाय योर यानी कल्चर, इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो, फूड एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, अपनी ये सारी चीजें आप चेंज करेंगे ना, ठीक है, तो यकीनन कामयाबी होगी। ठीक। और लिसनर्स, जैसे कि हम इस पर मोटापे पर बड़ी डिटेल में डॉक्टर साहब से बात की, एक बार फिर मैं वापस आऊंगी, जैसे कि हमारे लिसनर्स बार बार ये पूछ रहे हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि अब तक हम तमाम जो मालूमात हैं वो पहुंचाई जा सकें। जैसे आपने पूछा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कैसे करवा सकते हैं, कितनी उम्र में करवा सकते हैं, तो 16 साल से अबव, 16 साल से ऊपर जो भी अफराद हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर करवाइए, और ये है कि टर्न बाय टर्न आपकी जो बारी है वो आ जाएगी, जैसे एज ग्रुप्स का बताया गया, और 60 to 50, और फिर क्रॉनिक डिजीजेस जिन अफराद को हैं वो। मगर अब ये हैं कि कंपनीज की तरफ से जो नाम मुख्तलिफ दिए जा रहे हैं, स्कूल्स का, स्कूल टीचर्स, स्कूल स्टाफ का भी एक अलग से ग्रुप जो है वो बनाया गया, और ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो आप को बताती चलूँ, उनकी वेबसाइट है www.nas.gov.qa/self-service/register। आप वहाँ पर जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और जैसे फ़ोन नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया, 4027770777, ये नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉल कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से जारी है, और कोशिश गवर्नमेंट की बेशुमार कोशिशें कि हम इस जो कुछ पेशेंट जो ज़्यादा हो रहे हैं तो उनसे निकला जा सके। क्यों डॉक्टर साहब, जैसे कि आप भी माशाल्लाह से फ्रंट लाइन पर हैं। जी, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक अहसन कदम है कि उन्होंने सबसे पहले अपने फ्रंट लाइन जो हैं उनको महफूज करने की कोशिश की है, उसके बाद हमारे सीनियर सिटीजन्स को कोशिश की है, और टीचर्स को वो नहीं भूले। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बल्कि स्पेशल कन्वेंशन सेंटर में उन्हें किया गया। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बड़ी डिटेल में बताया और ओबेसिटी के बारे में बात की, वैक्सीनेशन का हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी आप तक पहुंचाई, और सवालात भी जो भी हुई इंशाल्लाह और भी हमारी कोशिश होगी कि तमाम अवेयरनेस आप तक आपको पहुंचाई जा सके। और सामईन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से फौजिया शफीक और डॉक्टर मोहम्मद अरशद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हामिद।